हेलो दोस्तों। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी पूरी हो और कोशिश करेंगे कि हम संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनी बेसेंट का कुछ यहाँ पर तथ्य दिए हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थीं। तो इनमें से कौन कौन सा सही है दोस्तों, कौन कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थीं, ये तो सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थीं, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है, एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1915 से 16 ईस्वी में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? कौन दो लोग थे? तो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये थी एनी बेसेंट और तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को? होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? इनमें से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था दोस्तों? तो ये थे सी आर दास जो थे वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बाकी एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक, ये लोग होम रूल आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? टी ए अलकॉट। बाल गंगाधर तिलक, इनका भी योगदान था, एनी बेसेंट का भी था, सुब्रमण्यम अय्यर का भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, ये कब स्थापित हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1905 में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1905 में हुई थी। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसमें से क्या असत्य है दोस्तों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 और 15 में प्रस्तुत की थी, ये भी सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसमें से कौन सा सही हो जाता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ये दोस्तों ये यहाँ पर सही हो जाता है। कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रहना चाहिए, कांग्रेस के सन 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था उसके दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं थी दोस्तों? तो ये था बहिष्कार तथा धरना।
ये उसकी विशेषता नहीं थी, बाकी सारी विशेषताएं थी। एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर 2 पृथक होम रूल लीग, चर्चा समूहों तथा वाचनालयों की स्थापना, पुस्तिकाओं का विक्रय तथा वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ है? बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन में एनसी केलकर नहीं जुड़े थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर केवल ए सही है, केवल ए सही है, बाकी दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गांधी युग का प्रारंभ होता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो जब 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किनको चुना गया था दोस्तों? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाता है हमारा? कौन सा आंसर सही हो जाता है? यहाँ पर एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। एनसी केलकर और आईबी सेन को। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, देखते हैं। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो यहाँ पर कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा सही होता है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? तो खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी दोस्तों? तो फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा लगान माफ़ी, यही इसकी प्रमुख मांगे थी खेड़ा आंदोलन की, कि फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा लगान के लिए माफ़ी के लिए प्रस्ताव किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? आंदोलन और सत्याग्रह दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से सही सुमेलित है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। चंपारण राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई। खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर चंपारण राजेंद्र प्रसाद और खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। तो मतलब हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर था, पहला था चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा और चौथा असहयोग आंदोलन था। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। पहले चंपारण था, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाता है? ये होता है चंपारण से किया था। चंपारण से उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है? ये है चंपारण। चंपारण से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों बिहार भर्ती के लिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपरांत गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था दोस्तों? पहला तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण से
किया था, चंपारण से उन्होंने प्रारंभ किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, तो ये कब किया था, क्यों किया था? मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में उन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण से ही शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था दोस्तों चंपारण संघर्ष में? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण संघर्ष में इन्होंने साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इनमें से अच्छा कौन संबंधित नहीं था दोस्तों? तो अभी हमने ऊपर देखा चंपारण में राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, एक और इसमें कौन व्यक्ति थे जो कि जेबी कृपलानी भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। जयप्रकाश नारायण नहीं थे तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नहीं थे पूछा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? तो कौन है दोस्तों? तो इनमें से हमारा कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है। कौन संबद्ध है? तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल जो है वो संबद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, आखिर ये कब जोड़ा गया था दोस्तों? महात्मा कब जोड़ा गया था? तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ दिया गया था गांधी जी के नाम से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? तो ये कौन कहने वाले थे? ये थे महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था चंपारण में? मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, यह एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ये था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। यहाँ पर उन लोगों से, मजदूरों से ज़बरदस्ती उनके ही ज़मीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी, वरना उन्हें उन पर कर लगा दिया जाता। जो नहीं करता था उनको जेल में डाल दिया जाता, बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे। तो यही थी तीन कठिया प्रथा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? किसके पक्ष में संघर्ष किया था गांधी जी ने? तो ये किसान लोग थे। गांधी जी ने सत्याग्रह में किसानों के प्रति संघर्ष किया था, क्योंकि उनके लिए जो तीन कठिया प्रथा थी वो चलती आ रही थी, नील की खेती ज़बरदस्ती उनसे करवाया जाता था, इस वजह से इन्होंने संघर्ष किया था किसानों के पक्ष में। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के परिवारों को निवास स्थान देने तथा उनको संपोषित होने का एक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु गांधी जी ने अपने जर्मन वास्तुकार मित्र कालेनबाख की सहायता से एक केंद्र की स्थापना की थी, जो उन परवर्ती गांधी आश्रमों का पुरोगामी बना जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन एक वह केंद्र है? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा वह एक केंद्र था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? टॉल्स्टॉय फॉर्म जो था वो महत्वपूर्ण केंद्र था, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? प्रथम बार महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया था दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाता है? कोलकाता अधिवेशन 1901 में प्रथम बार गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रॉलेट एक्ट किस लिए लाया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट इसीलिए ही लाया गया था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी लोग बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट को कब पास किया गया था दोस्तों? तो 1919 में, 1919 में इसको पास किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता था रॉलेट एक्ट, द आर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसी को कहा जाता था रॉलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी ऐसी घटना थी कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सा ऐसा था तो दोस्तों? तो ये था रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट उसके जस्ट पहले ही बन चुका था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट पहले रॉलेट एक्ट को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट था। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर में ये जलियांवाला बाग स्थित है। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये कौन थे दोस्तों? नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटा दिया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, जो अंग्रेजों ने इन्हें दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण हॉनर को लौटाया किसने था? तो कौन थे भाई? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, वही अपनी नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने लौटा दिया था। 30 मई 1919 को इन्होंने लौटा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? तो किसके लिए इकट्ठे हुए थे दोस्तों वहाँ पर? तो ये लोग इकट्ठे हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए विरोध में इकट्ठे हुए थे। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि आपको पता ही होगा। और ये लोग वहाँ पर निहत्थे पहुँच गए थे और यहाँ पर इन लोगों को बाहर से अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चला के सबको मार डाला था। तो किसके विरोध में, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए इकट्ठे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो इसका आंसर क्या से हो जाएगा दोस्तों? तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे कि प्रदर्शन हम लोग करेंगे, उन लोग को छुड़ाएंगे, विरोध करेंगे कि तुमने गलत निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था दोस्तों? तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी को ये सौंपा गया था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सत्य और अहिंसा, ये इनका सिद्धांत था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने
निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है तो ये था जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार को ही निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया है। और जिसने जनरल डायर जो था, जिसने वहाँ पर चलवाई थी गोलियाँ, तो उसको इंग्लैंड में जाके उपाधि भी दी गई थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सबको मार दिया, ये है वो है, बहुत सारे उसको उपाधियाँ दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो किसने मारा था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है ऊधम सिंह ने मार दिया था उसको। बाद में जनरल डायर को मौका मिलते ही ऊधम सिंह ने उसको गोलियों से मार दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो किसने त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों? वायसराय के कार्य परिषद से किसने त्यागपत्र दिया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, सर शंकर नायर ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि उस समय ये भी वायसराय के कार्य परिषद में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पत्रिका कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन थी। कौन सी थी पत्रिका जो थी? पत्रिका कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन थी। याद कर लीजिएगा इसको। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी मूल रूप में लिखी, किस में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी है दोस्तों? तो ये लिखा था उन्होंने गुजराती में लिखा था, गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा था। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना, तो फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। निम्न में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? तो हिंद स्वराज लिखी थी कब इन्होंने? और ये लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज। ये भी याद कर लीजिएगा कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखने वाले महात्मा गांधी थे। तो इन्होंने कब लिखा था ये? तो इन्होंने लिखा था 1919 में। 1919 में हिंद स्वराज इन्होंने लिखा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये किस नगर के बाहर स्थित है दोस्तों? तो ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद के बाहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा? ये था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद जो था इसी के लिए संबंधित था। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया? तो किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था दोस्तों? तो ये था सूती मिल कामगारों के लिए। सूती मिल के कामगार जो थे उनके लिए यह सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम.के. गांधी समर्थक थे, तो एम.के. गांधी किसके समर्थक थे दोस्तों? तो एम.के. गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप देखोगे कि सबके आगे नामों के आगे ये लॉर्ड लगाया जाता है, लॉर्ड लगा हुआ होता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि उस समय जब इन्होंने भारत को गुलाम बनाया तो यहाँ के लोगों से ये खुद को लॉर्ड कहलवाते थे। ये ज़बरदस्ती बोलते थे कि हमको लॉर्ड बोलो।
तो ये तभी से ये इनके नामों के आगे लॉर्ड लगता है, लेकिन अन्यथा इनका नाम जैसे चेम्सफोर्ड ही है, ये भारत के लोग लॉर्ड लगा के बोला करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक में ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो क्या था संदेश दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी लाइन ने महात्मा गांधी को पूरी तरीके से बदल डाला था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी दीवान थे, तो इसका आंसर कहाँ पे सही हो जाता है? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, उपरोक्त में सभी के दीवान थे वहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था दोस्तों? तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस शब्द को गढ़ा था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना सबसे पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। वाराणसी में सबसे पहला इन्होंने जन भाषण दिया था। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो ये किसने दी थी दोस्तों? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके गुरु थे। इन्होंने ही दी थी कि आप पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में पूरे देश में रहिए और भ्रमण कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो कब अवगत कराया गया था दोस्तों? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनको बताया गया था, अवगत कराया गया था कि चंपारण में ऐसा ऐसा हो रहा है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इनमें से कौन सा आंदोलन ऐसा है जिससे कि गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो खिलाफत आंदोलन से भी थे, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब से गांधी जी संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये किस वर्ष लौटे थे दोस्तों? तो यहाँ पर 1915 में भारत लौटे थे। कब ये? 1915 में लौटे थे। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता कौन थे दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी थे राष्ट्रीय नेता उसके। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो करीबी अंग्रेज स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कौन था भाई? तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जो कि गांधी जी के मित्र था। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 17 से 18 में जब अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था दोस्तों? तो ये थे मजदूर जो थे उन सभी ने हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? इनमें से कौन सा एक आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं चला था? तो ये था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं चला था। निम्नलिखित में से कौन एक कथन महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? 3 कठिया प्रथा का इसमें वर्णन है, ये सही है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है, ये भी सही है। इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है, ये भी सही है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1919 का वर्णन है, जो कि इसमें वर्णन नहीं है। तो डी ऑप्शन
हमारा यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? तो किसको मंदिर का नाम दिया था दोस्तों? इन्होंने यरवदा को मंदिर का नाम दिया था, यरवदा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया दोस्तों? इन्होंने पटना से आरंभ किया था, पटना से चंपारण जो था वहाँ से। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सारे ही उपयुक्त, सारे ही सही हैं दोस्तों इसमें। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हो जाता है गांधी जी ने लिखी थी, क्योंकि गोखले उनके गुरु थे, इस वजह से उन्होंने लिखी थी। गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है दोस्तों? तो इसमें दक्षिण अफ्रीका 1903, गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत के अनुसार ये दक्षिण अफ्रीका 1903 से जो है 1903 जो है वो सही है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? सबसे अंतिम स्थान किसे प्राप्त था दोस्तों? गांधी सबसे लास्ट में क्या काम करते थे वो? तो सबसे लास्ट में उपवास रख लेते थे, खाना पीना छोड़ देते थे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन सही नहीं है दोस्तों? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये जो है ये उद्देश्य नहीं था उनका। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, ये सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है, जो कि ये ऑप्शन पहला गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था दोस्तों? जन कल्याण के लिए सक्रियता, यही इनका अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य था यही था, जन कल्याण की सक्रियता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगामी पीढ़ियां शायद विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया है? रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, तो ये किसका विचार है दोस्तों? ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये चीज़ कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो इन्होंने सबसे पहला कहाँ पे ये किया था? तो ये अहमदाबाद में वर्ष 1918 में इन्होंने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो किस पर केंद्रित थी दोस्तों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो ये थी अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा, ये इस पर केंद्रित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चंपारण, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल, चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था, चौरा चौरी कांड जो हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन कौन सा कला घटनाएं कैसे कैसे हैं देखते हैं। तो यहाँ पर चंपारण पहला, अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल ये भी दूसरे नंबर पे आ जाता है।
फिर चौरी चौरा, फिर बारदौली सत्याग्रह। मतलब ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यह नील की खेती से संबंधित था। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदारों का दमन किया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर केवल नील की खेती से संबंधित था ये, और दूसरा जो है ये गलत है। ये दूसरा जो है ये गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया? तो किसने उकसाया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब के मार्शल लॉ के अधिरोपण का विरोध करने के लिए। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया था, सर की उपाधि को। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। चलिए धन्यवाद।